नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी के प्रतिष्ठित निबंधकार श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा रचित क्या लिखूं इस निबंध के कुछ प्रमुख गद्यांशों की व्याख्या तथा प्रश्नोत्तर बताऊंगी। इससे पहले मैंने अपनी वीडियोस में इसके पहले पाठ मित्रता तथा ममता इन पाठों के भी गद्यांशों की व्याख्या तथा प्रश्नोत्तर बताए थे। चलिए आज मैं आपको क्या लिखूं इस पाठ के प्रमुख गद्यांशों की व्याख्या तथा प्रश्नोत्तर बताती हूँ। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय से आवेग को भर ही देते हैं। देखिए बच्चों, जब लेख लिखना होता है तो लेखन के लिए जो आवश्यक मनोभाव होते हैं उसके बारे में बताते हुए अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं A.G. गार्डिनर, ये हमें बताते हैं कि लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति का होना आवश्यक है। मतलब उस समय हमारी जो विशेष मानसिक स्थिति होती है उसी से लेख लिखा जा सकता है। मतलब उस समय हमारे मन में कौन कौन सी परिस्थिति हो सकती हैं। उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है जिससे कि हमें लेख लिखना ही पड़ता है। तो उस समय हमारे सामने कोई सा भी विषय आ जाए, हम उस विषय पर एक अच्छा सा लेख लिख सकते हैं। जिस तरह हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। वास्तविक वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने मानसिक स्थिति की तुलना जो है वो हेड से की है और जो विषय है उसकी तुलना खूंटी से की है। तो खूंटी चाहे कैसी भी हो, मतलब विषय चाहे कोई भी हो, परंतु जो मनोभाव हैं वो उस समय जिस प्रकार के होंगे, अच्छे होंगे, तो उसी प्रकार से हम उस विषय पर एक अच्छा सा लेख लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताते हैं। गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है क्या लिखूं, लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए आप पहले रेखांकित अंश देखिए। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय से आवेग को भर ही देते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार A.G. गार्डिनर के अनुसार निबंध लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति का होना आवश्यक है। उसके लिए मन के भाव ही यथार्थ होते हैं। देखिए, विशेष आपको पता है कि मन के भाव कैसे कि उमंग होनी चाहिए, हृदय में कुछ स्फूर्ति होनी चाहिए, मस्तिष्क में कुछ आवेग सा होना चाहिए। तो यह मन के भाव जो हैं वह ही यथार्थ होते हैं, विषय नहीं। जब मन उल्लास और आनंद से भर उठे, हृदय में स्फूर्ति, ताजगी के भाव अनुभव होने लगे तथा मस्तिष्क में एक दबाव सा उत्पन्न हो जाए, तो लेखक स्वतः ही लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। इस समय लेखक के लेखन में विषय की चिंता नहीं होती, बल्कि मनोभावों के अतिरेक की स्थिति ही उसे कुछ न कुछ लिखने के लिए लालायित कर देती है। A.G. गार्डिनर कौन थे? A.G. गार्डिनर अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार थे। इस गद्यांश में हैट और खूंटी का उदाहरण क्यों दिया गया है,
इस गद्यांश में हैट का उदाहरण हृदय के अनेक भावों के लिए तथा खूंटी का विषय के लिए किया गया है। मतलब जो हमारे मनोभाव हैं उनके लिए हैट कहा गया है, और जो लेखक के सामने किसी भी प्रकार का विषय है उसे खूंटी कहा गया है। गार्डिनर महोदय के अनुसार जिस प्रकार मुख्य वस्तु हैट होती है, खूंटी नहीं, उसी प्रकार मनोभाव ही असली वस्तु हैं, विषय नहीं। अर्थात हृदय के अनेक भाव किसी भी विषय पर व्यवस्थित रूप से व्यक्त किए जा सकते हैं। लेखक को विषय की चिंता कब नहीं रहती? जब लेखक के मन में उमंग सी उठती है, हृदय में स्फूर्ति तथा मस्तिष्क में एक आवेग सा उठता है, तब उसे लेख लिखना ही पड़ता है, और उस समय लेखक को विषय की चिंता नहीं रहती है। गार्डिनर के अनुसार लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है? गार्डिनर के अनुसार लिखने की विशेष मानसिक स्थिति में मन में उमंग, हृदय में स्फूर्ति और मस्तिष्क में आवेग सा उत्पन्न होता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में एक ही बात है, परंतु प्रश्न घुमा घुमा कर आते हैं परीक्षा में। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त विषय की आवश्यकता होती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस गद्यांश की व्याख्या अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। चलिए एक अन्य गद्यांश की व्याख्या आपको बताते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर शाम को वक्त किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। देखिए बच्चों, आपने स्वयं ही यह महसूस करा होगा कि यदि आपके पास ही कोई ढोल, कोई आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से बजती है तो वो आपके कानों को अच्छी नहीं लगती। आपको ऐसा लगता है कि आपके सर फटने लगा है, आपके कान फटने लगे हैं, वो आपको अच्छी नहीं लगती। परंतु यदि वही आवाज़ कहीं दूर से मधुर मधुर आपको सुनाई दे रही हो तो वही आवाज़ आपको अच्छी भी लगती है। जैसे कि दूर किसी नदी के तट पर बैठे हुए लोगों को वही ढोल की आवाज़ अच्छी लगती है, और जिसके पास में बज रही है तो उसके कान के पर्दे फटते हुए प्रतीत होते हैं। देखिए, यही ढोल की आवाज़ एक और आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन यही ढोल की आवाज़ जब किसी आप अपने घर के शादी ब्याह के अवसर पर सुनते हैं तो यही आवाज़ आपको पास में बजती हुई भी अच्छी प्रतीत होती है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। मतलब जो कि दूर बैठा हुआ व्यक्ति है वो उस ढोल की आवाज़ को मधुर मधुर मान लेता है, किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। मतलब है अपने मन में ऐसी कल्पना करता है जैसे कि किसी घर में विवाह हो रहा हो और उस विवाह के उत्सव पर कोई नई वधू, लज्जाशीला नववधू कहीं किनारे में छिपी हुई बैठी हो। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। जो उस समय नववधु के मन में कई भावनाएं होती हैं, प्रेम की, उल्लास की, संकोच, आशंका और विषाद की, वह उन सब की कल्पना करता है। और ये ढोल की आवाज़ उसे, जो कि कर्कश आवाज़ है, वो आवाज़ भी उसको मधुर ध्वनि की तरह प्रतीत होती है, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को कटु नहीं प्रतीत होती। मतलब जिसमें यह कलरव, उत्सव और प्रमोद तथा प्रेम के जो संगीत, ये सारी जो बातें मिली होती हैं, तो उससे यह जो कटु आवाज़ है ये भी मधुर प्रतीत होती है, वह कटु नहीं प्रतीत होती। और दूर स्थित लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। चलिए बच्चों, अब आपको प्रश्नोत्तर बताते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
प्रस्तुत गद्यांश पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित क्या लिखूं नामक पाठ से उद्धृत है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए रेखांकित अंश देखते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर शाम के वक्त किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं, बहुत ही प्रचलित मुहावरा है ये कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस प्रचलित मुहावरे के द्वारा लेखक कहता है कि दूर के ढोल ही की आवाज़ मधुर और कर्णप्रिय इसलिए लगती है क्योंकि उसकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंच पाती। जो लोग उस ढोल के निकट बैठते हैं, उन्हें ढोल की आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ डालने वाली महसूस होती है, परंतु जो व्यक्ति काफ़ी दूर किसी नदी के किनारे संध्या काल में बैठे हैं, तो ढोल की यही ध्वनि उसके कानों को मधुर प्रतीत होती है। प्रस्तुत गद्यांश में दूर के ढोल और नववधु में साम्य और वैषम्य बताइए। ढोल जब दूर बज रहे होते हैं तो उनकी ध्वनि मधुर महसूस होती है, लेकिन यही आवाज़ जब पास आती है तो कर्कश महसूस होती है। देखिए, मतलब यदि शादी विवाह का उत्सव नहीं है तो यही आवाज़ आपको पास में बजती हुई कर्कश महसूस होगी, लेकिन नववधु की कल्पना और नववधु की उपस्थिति दोनों ही परिस्थितियाँ व्यक्ति के मन में मधुरता का संचार कर देती हैं। मतलब नववधु जब पास में होती है या नववधु की कल्पना ही होती है तो व्यक्ति के मन में एक मधुरता का संचार कर देती है यही आवाज़। और ऐसे उत्सव पर पास में बज रहे ढोल की ध्वनि भी मधुर ही प्रतीत होती है। मतलब वह कर्कश प्रतीत नहीं होती, जबकि दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं, परंतु उस समय पास में बजती हुई भी ढोल की ध्वनि जो है वह मधुर ही प्रतीत होती है। देखिए बच्चों, इन प्रश्नों में भाव एक ही है, परंतु प्रश्न परीक्षा में घूम घूम कर आते हैं, तो मैं आपको यह प्रश्न भी अलग तरह से आएगा। जैसे देखिए, ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कटु महसूस नहीं होती है? जब विवाह उत्सव हो, मन प्रसन्न हो, परस्पर प्रेम और आनंद की स्वर लहरियों का शोर हो। ऐसी परिस्थिति में ढोल की आवाज़ मधुर लगती है और उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को कटु महसूस नहीं होती है। दूर के ढोल सुहावने लगना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूर के ढोल सुहावने लगना मुहावरे का अर्थ है दूरवर्ती वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के दोषों का ज्ञान न होने के कारण वे अच्छे प्रतीत होते हैं। कौन से मनोभाव ढोल की कर्कश ध्वनि को भी मधुर बना देते हैं? कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषादों से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को भी मधुर बना देते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको क्या लिखूं इस पाठ के गद्यांशों की व्याख्या तथा प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके कुछ अन्य गद्यांशों की व्याख्या मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को भी अवश्य दबाइए। धन्यवाद।